नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एनसीईआरटी भारतीय राज्य व्यवस्था से हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें कल आप लोग महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा से पढ़ चुके हैं टॉपिक। तो आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक संसद से होने जा रही है। तो जो भी एनसीईआरटी से इंटरेस्टेड हैं उनको आप लोग भेज सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो और हाँ, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा संसद से। तो चलिए, संसद में क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं जो कि हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 110। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष पूछे किसे सौंपता है लोकसभा अध्यक्ष, तो सीधा याद रख लेना उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया? बहुत बार पूछा गया है, 1971 की। चलिए, भारत में लोकसभा सदस्यों में से ही चयनित किया जाता है, सभी को पता होगा, स्टार मार्क भी कर लीजिए। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो 249। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है? तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से कई बार पूछा गया है। आप लोग भी क्वेश्चन बनाए होंगे तो जरूर देखेंगे ऐसा प्रश्न सब। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 552। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 105 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 105। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या से होती है। गणपूर्ति पूछे तो 1/10 ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है हमारा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित हो? तो 30 वर्ष। कितनी निर्धारित है? तो 30 वर्ष है, सभी को पता होगा। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? तो राज्यसभा का 250 और लोकसभा का 552। इंपॉर्टेंट है। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का। बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा का सदन का अध्यक्ष जो है राज्यसभा के, उसका सदस्य नहीं होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन सम्मिलित है, यानी लोकसभा एवं राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर जो है संसद का निर्माण करते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2026 तक दिया गया है। आप लोग जान लीजिए संसद जो है किन किन चीज़ों से बनता है, क्योंकि पूछ देता है संसद में क्या क्या आते हैं। कभी कभी इजी क्वेश्चन में पूछ देता है, बहुत लोग फंस जाते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और जो है आपको राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर जो है हमारा संसद बनता है। चलिए आगे देखेंगे अब हम लोग संसद से संबंधित अनुच्छेद 79 संसद का गठन, संसद के लिए है 79। 80 जो है राज्यसभा की संरचना। 81 जो है लोकसभा की संरचना। ये बहुत बार पूछा जाता है, तीनों को ध्यान रख लीजिए। ये तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 79 जो है संसद के लिए, 80 जो है राज्यसभा, 81 जो है लोकसभा। 82 है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। उसके बाद जो है 83 संसद के सदनों की अवधि। 84 जो संसद की सदस्यता के लिए अर्हता। 85 जो संसद के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन। 86 देखेंगे हम लोग, राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार। 87 जो है राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। 88 सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार। 89 राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति। 90 राज्यसभा के उपसभापति पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। 91 है सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति। 92 है जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। 92 है। 93 अनुच्छेद लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, ये ध्यान रखना है। 94 लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। 95 है लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति। 96 है जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना।
97 है सभापति एवं उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते। 98 है हमारा ये संसद का सचिवालय। 99 है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। 100 देखेंगे दोनों सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति। 101 स्थानों का रिक्त होना। अब 102 देखेंगे संसद की सदस्यता के लिए निर्भरता है। 103 है सदस्यों के आयोजन से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय। 104 है अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अर्हत न होते हुए अथवा निर्हित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड। चलिए नीचे क्या पॉइंट दिया हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग संसद तथा विधानमंडल दोनों के चुनाव के लिए उत्तरदायी है। चलिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो 31वें संशोधन द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए कि लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? तो मध्य प्रदेश में और 6 है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला हमारा लोकसभा में 2 आंगल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंगल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को निर्धारित तिथि 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए कितना कहा गया था? तो 30 वर्ष कहा गया था, ध्यान रखिएगा। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश के बाद जो है लोकसभा में सर्वाधिक सीटें तो महाराष्ट्र में 48। राज्यसभा का एक अस्थायी सदन है क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा क्या है? तो अस्थायी सदन है। पूछ देता है अस्थायी है या अस्थायी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख है। बहुत इंपॉर्टेंट है लद्दाख, ध्यान रखिएगा। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय तो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं उनसे संबंधित अन्य व्यय। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित है। ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है तो संचित निधि पर भारित है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि पर है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ते एवं पेंशन तो भारत की संचित निधि पर। ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किया जाए तो संचित निधि पर भारित है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा? परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो उन्नाव। उत्तर प्रदेश का जो है उन्नाव। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 1951 से 1952 के मध्य। 25 अक्टूबर से 21 फरवरी, ये भी ध्यान रख लीजिए, पूछ सकता है। यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो 2, 6 महीने पर। लोकसभा में बिहार 40 को आवंटित सीटें किन 2 राज्यों को आवंटित सीटों के योग के बराबर है? तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, दोनों को जोड़िए तो 40 हो जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा भी था बिहार दरोगा में। बिहार में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो 40 न्यूनतम। 2 राज्यों का आवंटित सीटों के बराबर है तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का। और लोकसभा का जो है 5 वर्ष का। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। ये एग्जाम में बिहार एसएससी में पूछा भी था कि जो है प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या है? तो एक में दिया था ऑप्शन में नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? तो किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष तो जीवी मावलंकर, बहुत बार पूछा गया है जीवी मावलंकर। लोकलेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्राक्कलन समिति का 1 वर्ष का। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्य की विधानसभाओं द्वारा।
विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 25, जिसमें 15 लोकसभा से और 10 जो है आपको राज्यसभा से। तो विशेषाधिकार समिति में दोनों सदस्य कितने होते हैं? तो 15 लोकसभा से, राज्यसभा से 10। संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा जबकि गैर सरकारी विधेयक मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। नीचे क्या पॉइंट है? प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। मतलब कहना है वित्त विधेयक जो है सभी, वो धन विधेयक नहीं होता, लेकिन सब धन विधेयक जो है वित्त विधेयक होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। कई बार पूछा गया है। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त राज्यसभा सदस्य थी 1980 से 86 के बीच, मतलब 80 से 86 तक। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार। स्पीकर थी पहली कौन? मीरा कुमार। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना या अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता राज्य विधानसभा में। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो जीवी मावलंकर ध्यान रखिएगा। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष की है, जाहिर सी बात है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो संविधान है सर्वोच्च। भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता है? तो प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते जो है भारित नहीं होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग। धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनः स्थापित किया जाता है? तो केवल लोकसभा में। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल विधानसभाओं में। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? तो आर्थिक कार्य विभाग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों में से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? तो भारत की संचित निधि में। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। धन विधेयक है कि नहीं, यह लोकसभा अध्यक्ष तय करता है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की। चलिए अब क्या बोल रहा है, साधारण विधेयक और धन विधेयक में तुलना। पहले इनके पॉइंट देख लेते हैं, तब उसके पॉइंट देखेंगे हम लोग। इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है। इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है साधारण विधेयक को। इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है। इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। किसे? साधारण विधेयक को। दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। अब चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा धन विधेयक से। इसे केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। इसे केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे सदन में राष्ट्रपति की संस्तुति से पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है। इसे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। उसके बाद है, इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर ही नहीं होता, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं होता। इसे केवल लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति ही बुलाते हैं, ध्यान रखिएगा। यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है धन विधेयक को। इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। तो किसे? लोकसभा मतलब धन विधेयक को। चलिए नीचे जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा। कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो किसी भी सदन में। अगला है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों के संबंध में हो सकती है। संसद के दो सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होता है? तो 6 महीने का बता चुके आप लोगों को।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है, तो बिना संसदीय स्वीकृति के। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है, तो द्वितीय वाचन में, बहुत बार पूछा गया है। कटौती प्रस्ताव को और किस नाम से जाना जाता है, तो समापन प्रस्ताव। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक 14 दिन तक रख सकती है, इससे ज़्यादा नहीं रोक सकती है। चलिए, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपना मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र दे सकता है, दे देता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो प्राक्कलन समिति में। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू होने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, तो बिना किसी राज्य की सहमति से। संसद की लोकलेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन की वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा महानियंत्रक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। भारतीय संसद किसी माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है, तो संसदीय समिति के माध्यम से। अगला पॉइंट क्या है हमारा, भारतीय वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों से एवं 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से चुनकर आते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है, तो विश्वास प्रस्ताव। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी, तो दहेज उन्मूलन विधेयक 1961। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को। संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त की समझी जाती है जब वह सदन को सूचित किए बिना 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। 60 दिन तक। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है, तो यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है, जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है तथा तथ्यों का गलत वर्णन देता है। संसद द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है, तो 18 वर्ष है। इंपॉर्टेंट है। चलिए, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक तो 1 घंटा तक हो सकती है। संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है, तो न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा से। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भारत की ही है। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या होता है, तो प्रश्नकाल। बहुत बार पूछा जाता है कि सदन का कार्यवाही का प्रथम घंटा, तो प्रश्नकाल होता है। नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं हम लोग। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा से तथा 7 जो है राज्यसभा से। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।